हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीवी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। केवीएस के जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं 21 फरवरी और 22 फरवरी को, उनके पेपर के एनालिसिस को लेकर, और जो ये क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बताए गए हैं कि हाँ ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैंने इन्वॉल्व किया है और कुछ संभावित प्रश्न भी हैं। तो आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम 3 से 4 सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और जहाँ समझने वाली बात होगी वहाँ पे समझेंगे भी। और आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए लगे हुए होंगे। और एक बात और कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल रही और कितना सही मैंने सटीक क्वेश्चंस को चुनने की कोशिश की है। आई होप आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल हो। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो विकास और सिद्धांत से क्वेश्चन आया था विकास के, तो उसके बारे में भी मैंने बात की है। पहला क्वेश्चन आप जैसे कि देख पा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं क्या है विकास का सिद्धांत। बताता है कि यहाँ पे डैश होगा, विकास का सिद्धांत यहाँ पे डैश होगा कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिर की ओर बढ़ता है। ठीक है, शरीर के लिख लीजिएगा, सिर की ओर बढ़ता है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई है तो आप समझ सकते हैं, आई होप। ठीक है, ऑप्शन है घुमावदार, विशिष्टता, अधोगामी, शीर्षगामी। ठीक है, यहाँ पे शीर्षगामी होगा, शीर्षगामी। माफ़ी चाहती हूँ इतनी मिस्टेक्स के लिए क्योंकि जल्दी जल्दी में ये हो गया है। तो इस पहले क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका सी, अधोगामी। ठीक है, यह सिद्धांत क्या बताता है, ये सिद्धांत आपने जरूर पढ़ा होगा क्योंकि पेडागोगी सेशन में इसे अछूते आप नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अब शीर्षगामी, अब जैसे ये गामक कौशलों की बात हुई है तो गामक कौशल जो होते हैं उसको आप खुद समझ सकते हैं कि ये आपके हाथ पैर, और इससे बालक जो है जो कार्य करता है अपने इमोशंस को व्यक्त करने की कोशिश करता है हाथ पैर फेंक के, तो गामक कौशल के बारे में यहाँ बात हो जाती है। आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा नुकसान होगा क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने की योग्यता रखता है, या उसमें क्या योग्यता होती है जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है तब। ऑप्शन देखते हैं, परिवर्तन, परिकल्पना आधारित, निगमनात्मक, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन या प्रतिज्ञापित चिंतन। ठीक है, प्रतिज्ञापित चिंतन। अब बात कर लेते हैं क्या है ऑप्शन जब मूर्त संक्रियात्मक चरण की बात हम करते हैं तो जीन पियाजे साहब ने आपके 4 दिए हैं जो आपके संवेदी है। एक पहला संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा आपका, अगर तीसरे की बात कर दी जाए कि क्या होता है तीसरे अवस्था में, तो जो आपका ये अवस्था हो जाती है मूर्त अवस्था। इसमें क्या हो जाता है कि बच्चा जो है परिवर्तन करने लगता है। जैसे कहा जाए कि अगर व बना दिया गया और उससे फिर क बना दिया जाए तो बच्चा संरक्षण का नियम इसमें जानता है कि हाँ अगर हम इसको इरेज कर देते हैं तो वह हमारा वापस से आ जाएगा। कहने का मतलब है व से ही क बनेगा, तो ये संरक्षण बच्चे में होता है। अगर इसके इंग्लिश की बात कर ली जाए तो रिवर्सबिलिटी। ठीक है, रिवर्स कर लेता है बच्चा अपने विचारों को, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अमूर्त चिंतन आप बात कर रहे थे, जो तार्किक चिंतन की बात होती है, पूरी तरह से निगमनात्मक की बात करी जाती है अमूर्त चिंतन में होता है। अमूर्त चिंतन भी अमूर्त चिंतन अवस्था में ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। ठीक है, तो पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, और चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा पूर्व पारंपरिक चरण। ठीक है, तो कोहलबर्ग के बारे में बात करी जाए, वैसे तो ये क्वेश्चन उतने ज़्यादा प्रूफ नहीं है कि हाँ आए हुए, लेकिन संभावित प्रश्न है, तो ये इसमें जो है आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है आपका अपारंपरिक चरण तो नहीं दिया है उन्होंने। पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण दिया है पूर्व, लेकिन इन्होंने अपारंपरिक चरण नहीं दिया है। ठीक है, जैसे इसमें पूर्व परंपरागत स्तर की बात करी जाए तो इन्होंने आत्मकेंद्रीय निर्णय, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता दिया है, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता दिया है। तो इस तरह से इंग्लिश टू इंग्लिश की बात करेंगे हम कभी, तो इसके बारे में डिटेल में फ़िलहाल आगे चलते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे।
आगे देखते हैं, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किस प्रयोग से बचना चाहिए? सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, विद्यार्थियों की अधिगम प्रयासों का गहन यहाँ पे मूल्यांकन होना चाहिए करना, अधिगम के आकलन के लिए मानसिकता परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, आवश्यकता के अनुसार किसका प्रयोग? इसकी पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, इसी समझ में आ रहा है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना। ठीक है, अवलोकन करना, अवलोकन करना आप बना लीजिएगा। ठीक है, अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत। ठीक है, मानकीकृत मतलब एक जो आपने मानक बना लिया है उसी पे परीक्षा लेना या आकलन करना, मूल्यांकन करना, आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग करना। ठीक है, पाठ। अब स्कैट फोल्डिंग, बहुत स्कैट फोल्डिंग से क्वेश्चन आता है और ये 1 नंबर आपका पक्का है, समझ लीजिए। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि इससे आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन की बात करी जाए तो सी हो जाएगा कि एक मानकीकृत ढांचा नहीं तैयार करके हमको चलना है कि यही जो है हमें, यही हमारा सर्कमस्टांसेस है, यही हमारी जो है पाठ्यचर्या है, यही हमारा करिकुलम है, इसी के आधार पर हमें चीज़ों को पढ़ाना है। नहीं, अगर बच्चा उस पाठ को नहीं समझ पा रहा है तो हम पाठ के परिवर्तन कर सकते हैं, अध्याय में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो मानकीकृत जहाँ बात, मानक चीज़ की बात हो जाती है, वो ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई प्रथम स्वतंत्र विधियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। वो कौन है? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, योगात्मक मानक और ये संदर्भित रचनात्मक मानकीकृत। ठीक है, सही ऑप्शन की बात करी जाए तो इसमें अगर ये 2 ऑप्शन छोड़ दी जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत है। 2 ऑप्शन की बात करी जाए तो जो हार्वर्ड गार्डनर साहब है, ये बुद्धि के एकल सिद्धांत को नकारते हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास एबिलिटीज़ हैं, वो उनके अलग अलग हमारे पास बुद्धि है। ठीक है, जैसे संगीतीय बुद्धि जिसमें होती है वो संगीत में अच्छा होता है। ठीक है, ये हार्वर्ड गार्डनर साहब की बात कही है। इन्होंने 8 अपने सिद्धांतों को दिया है, जो इतना बड़ा है कि इसको एक व्यक्ति पर एक समय में करना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। आगे देखते हैं, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। तो देखिए, आगे पहले क्वेश्चन की बात कर ली जाए, समझ ली जाए इसको क्या है। इसमें पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चा क्या कह रहा है। बच्चा कह रहा है कि गुड़िया से लड़के नहीं खेलते, लड़कियां खेलती है, जो क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता को दिखा रहा है, जेंडर बायस को प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि जेंडर स्थिरता या जेंडर प्रासंगिकता की बात करी जाए तो ये कहीं ना कहीं जेंडर को एक मानते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें अलगाव हो, और इस क्वेश्चन में अलगाव की बात हो रही है तो जहाँ अलगाव होगा वहाँ रूढ़िवादिता हो जाएगी। एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को स्वीकार करना चाहिए। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य सभी भाषाओं या अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा तो हमें किसी भी संस्कृति की नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि जो कोई भी संस्कृति, कोई भी लैंग्वेज अपने आप में वो अपने क्षेत्र में मायने रखती है। ठीक है, तो हमारा देश वैसे भी बहुभाषिकता हमारे यहाँ पाई जाती है, तो इसे हम नहीं नकार सकते। तो सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कि हमें अलग अलग बच्चों के जो भी उनके पसंद की, जो भी उनके एरिया में, क्षेत्र में बोली जाती है, उसी भाषा के साथ हमें उनको इन्वॉल्व करना है, उनको पढ़ाना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मच्छर कितना लगा था, हट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। भारतीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय शिक्षा नीति की अगर बात करी जाए तो क्या हो जाएगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, NEP का फुल फॉर्म भी पूछ लिया था, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है।
के अनुसार शिक्षा को कैसा बनाना चाहिए? केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ये तो सही बात हो गई। ठीक है। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित पर खोज आधारित होना चाहिए, तो सही बात है। जो प्रयोगात्मक होनी चाहिए शिक्षा, ताकि उसमें बच्चा अपने से कुछ सर्च कर पाए और कुछ अपने से नया सीख पाए। ठीक है। तो 8वें के सही ऑप्शन की बात अगर हम करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि इसमें केवल, जहाँ केवल की बात आ जाती है, वैसे कहीं न कहीं जहाँ केवल की बात आ जाती है उस चीज़ को नकारा जाता है, कि उस ऑप्शन को नकारा जाता है कि हाँ केवल की बात क्यों हो गई। केवल मतलब केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, कि जो हमने पहले से अध्याय बना लिया है उस पे, उसको केंद्र में रखना चाहिए, फिर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा-सा अगर हम छोड़ दें तो ये तीनों हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए। बच्चे को समालोचनात्मक चिंतन का मौका मिले, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पोर्शन को बच्चा देख पाए, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर केवल ना होता तो शायद हम चौथे ऑप्शन को सही मानते। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन पे ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि मतलब कि जो नंबरिंग है क्वेश्चन की उस पर ध्यान मत दीजिएगा। हमने 20-25 से क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन इन्वॉल्व करी हैं, तो अब ये जो है क्वेश्चन के नंबरिंग पर ध्यान न दीजिए, ये इधर उधर हो गया है। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा में लटक कर घोंसला बनाने वाला पक्षी है। सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट, भारती, रॉबिन। तो सही ऑप्शन की बात करी जाए तो इसमें सही ऑप्शन पहला हो जाएगा। कौवा जो होता है, कौवा की बात करी जाए तो ये पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे जो है अपना घोंसला बनाते हैं। फाख्ता पक्षी की बात करी जाए तो ये कैक्टस में अपना जो है घोंसला बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है, क्या दर्शाता है? यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम, या व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो इस पे जो है अलग अलग मत आए हैं, बच्चों ने क्या दिया था और जो है ब्रॉड ने इसको क्या माना है। ठीक है, तो उस पर बात हम डिटेल में कर लेते हैं कि जो आयोग ने इसका सही आंसर क्या माना है, तो उन्होंने पहला माना है, लेकिन इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका यात्री का नाम। इस तरह से PNR का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। पर्सनल, P से पर्सनल हो जाएगा, R से आपका हो जाएगा नेम, और N से आपका नेम हो जाएगा, R से आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, पर्सनल नेम रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लेकिन आयोग ने पहला ऑप्शन माना है, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या प्रेफर करते हैं, क्या किस चीज़ को मानते हैं। जो सही है उसी को मानना है। आयोग अगर गलती से कोई ऑप्शन चूज़ कर लेता है तो वहाँ पे बात अलग है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है क्या? वलियम्मा, वल्लियम्मा, अमुम्मा, थम्मा या दीद। तो 15 के सही आंसर की बात करी जाए तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा इसका एक लाइन में आपका ये हो जाएगा ए। ठीक है, वलियम्मा कहा जाता है मम्मी के अपनी बड़ी बहन को, जिसे हम नॉर्मली मौसी या बड़ी मम्मी बोल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? वेलसान, कोझिकोड, उडुपी और मालाखेड़ा। ठीक है, तो सही ऑप्शन की बात करी जाए तो ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जो केरल में है। और केरल में जो है कोझिकोडम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसका पहला एक नाम था जो आपको पता ही होगा कि अब कोझिकोडम की एक दूसरी बात करी जाए कि ये प्रसिद्ध तो है, लेकिन जिसे हम अपने बहुत ज़्यादा जानते हैं अभी भी कालीकट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इतिहास पढ़ेंगे हम तो जानेंगे कि हाँ कालीकट क्यों कहा जाता था। ये बात हो गई उसकी। और अब बात करी जाए तो ये एक प्रमुख बंदरगाह भी है, और इसका जो ये शहर के मालाबार तट, आपने देखा होगा मालाबार तट कौन सा है? सबसे आखिरी वाला इधर से मालाबार तट है। ये जो है यहाँ पे जो है केरल का कालीकट ये स्थान है, ये कोझिकोड में है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाथियों का झुंड का मुखिया होता है, कौन होता है भाई? हाथियों से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताना नहीं है, आपने खुद ही देख लिया है कि आपको पता चल ही गया होगा कि कौन कौन से ऑप्शन आए हैं बहुत ज़्यादा। तो सबसे छोटी मादा होती है, सबसे उम्रदराज मादा हाथी होती है, सबसे बड़ा नर हाथी होता है, या सबसे छोटा नर हाथी? तो छोटा नर हाथी या छोटी मादा हाथी तो होगी नहीं, क्योंकि उन्हें खुद सुरक्षा की ज़रूरत है, वो सुरक्षा कैसे देंगी, है कि नहीं? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। जो ओल्डेस्ट फीमेल लीड वही करती हैं, सबसे उम्रदराज मादा हाथी जो होती है हाथियों के झुंड की मुखिया होती हैं। और 14 से 15 वर्ष के बच्चे इसमें जो होते हैं
नर बच्चे जो होते हैं ये अकेले रहते हैं, झुंड से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, हाथियों को कीचड़ से खेलना ज़्यादा पसंद है और ये हाथी जो है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं। अगर आपने यूपी टेट या सी टेट की प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, बहुत पहले से जो पढ़ाई जा रही थी, आपने पूरा रट लिया होगा। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वो सीखते हैं सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से या ब्रेन लिपि के माध्यम से। बच्चे बोल सुन नहीं सकते, ऐसा नहीं कि देख नहीं सकते। तो जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वो सबसे उनके लिए बहुत अच्छी जो है वो है कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से वो चीज़ों को सीखते हैं। आगे देखिए, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करते हैं। नृत्य प्रदर्शन को, भावनाएं को, आत्मविश्वास को, हाथों और चेहरे की गति को। तो जो मुद्राएं हम डांस करते समय या नृत्य करते समय जो अवस्थाएं वो लेती हैं, चाहे लेते हैं लोग, वो क्या हो जाती है, वो उनके भावनाओं से रिलेट करती है। कोई भी नृत्य उनके भावनाओं से रिलेट करता है। ठीक है, संस्कृति जो है वहाँ की दिखाई जाती है, उनकी भावना को दिखाया जाता है। आगे चलते हैं। और इम्पॉर्टेंट कुछ जो है नृत्य की बात कर ली जाए तो नृत्य की जो मुद्राएं होती हैं, जिस स्थिति में लोग भौहों को हिलाते हैं, हाथ पैर, आप देखते होंगे कि जितनी भी आप अगर मूवीज़ भी आपने देखी होगी तो आपने बहुत से ऐसे नृत्य देखे होंगे जो कथकली और बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, शास्त्रीय नृत्य। तो उन शास्त्रीय नृत्यों की बात कर ली जाए, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, तो शास्त्रीय नृत्य की बात अगर कर ली जाए तो इसमें से आपका भरतनाट्यम हो जाता है, ठीक है ना, कथकली हो जाता है, कुचिपुड़ी हो जाता है, छऊ हो जाता है, ओडिसी, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है और कथकली कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको पता है तो चीज़ों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे देखते हैं, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, प्रदर्शन और अधिकारी के द्वारा। ठीक है, तो जल थीम की जब हम बात करें कि जल की आवश्यकता किस प्रकार से है, किस प्रकार से जल को जो संरक्षित किया जा सकता है, बहुत सारी बातें, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। अब पहले अगर इस ऑप्शन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल वो प्रिंट नहीं हो पाए हैं। तो बात कर ली जाए तो जल थीम की बात करेगी तो इसमें भूमिका निर्वाह अगर बच्चा करेगा, एज अ नाटक के तौर पे भी अगर बच्चा करेगा, तब भी उसको इसकी मतलब जल थीम के से संबंधित चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। विद्यार्थियों के बीच हम संवाद, वाद विवाद करवाएंगे तभी पता चल जाएगा। क्षेत्र भ्रमण कराएंगे तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है। और प्रदर्शन और आधिकारिक द्वारा भी चीज़ों को हम कर सकते हैं। तो पाँचों आंसर सही होगा। वहाँ पे ऑप्शन और भी दिए होंगे नीचे, तो वहाँ पे कूट के माध्यम से आप उसको सही कर लेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। ठीक है, सही ऑप्शन की अगर बात करी जाए तो सही ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, महर्षि देवेंद्र, सूर्योदय और दैत्यारी। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दैत्यारी, जो दीर्घ संधि से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको लिया। लक्ष्मीक्षा का संधि विच्छेद है लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा, या लक्ष्मी धन इच्छा, या लक्ष्मी धन इच्छा। तो आप देख के ऑप्शन ही पहचान लेंगे कि क्या हो सकता है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि की क्या क्या रूल्स हैं ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जैसे मैंने गुण संधि और दीर्घ संधि के बारे में डिटेल में इसके पहले वीडियो जो हिंदी के केवीएस की मैंने बनाई है उसमें पूरा डिटेल में मैंने बात किया है, सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर ही। तो आप अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिए, यदि आपके पास टाइम हो तो। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। अभियोग, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रत्यय जो होता है वो शब्द के लास्ट में जुड़ता है, उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़ता है। तो प्रत्यय लास्ट में जुड़ेगा। तो 23 के सही आंसर की बात हम करें तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है कि नहीं। क्योंकि देखिए, अपमान में अप जुड़ा है, अभियोग में भी अभी जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं ये संधि विच्छेद या समास से रिलेट करते हैं। और व्यायाम की बात ही अलग हो जाती है। ये शब्द के प्रकार में समझ गए हैं हम लोग व्यायाम क्या है। आगे देखते हैं, देश प्रेम में कौन सा समास है। द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो देश प्रेम की बात, देश प्रेम एक ही में रहेगा। तो 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास की अगर हम बात कर लेते हैं, तत्पुरुष समास जो है कारक, कारक के हिसाब से बदलता रहता है। और कारक भी आपने पढ़ा है के, में, मैं, पर, के, लिए, से, द्वारा। ठीक है, तो ये आपका
हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें द्विगु हो जाएगा। द्विगु समास को पहचानने का सबसे सही तरीका है कि इसके पहले जो क्या हो जाते हैं, संख्यावाचक जो है सर्वनाम आ जाते हैं, संख्यावाचक शब्द आ जाते हैं। ठीक है, जैसे नवरत्न, ठीक है, दोपहर, तो दो, ये नौ आ गया, ये दोपहर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन हो जाते हैं। बहुव्रीहि की बात कर ली जाए, कुछ और समास की बात कर ली जाए तो वो हो जाएगा। बात बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुव्रीहि पे, तो बहुव्रीहि की बात करी जाए बहुव्रीहि समास में, तो इसमें जो पद कोई प्रधान नहीं होता है, बल्कि ये हो जाता है कि दोनों पद, जैसे दो पद मिलकर एक नए शब्द के बारे में जो है संकेत करते हैं। ठीक है, जैसे अगर ऑप्शन हम दें नीलकंठ, नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, तो जिसका नीला कंठ है वो है हमारे महादेव, मतलब कि शिव जी, तो शिव जी हो जाएंगे। ठीक है, पीताम्बर, महावीर मतलब महान वीर। ठीक है, महान है जो वीर, मतलब हनुमान जी, महावीर हनुमान जी को ही कहा जाता है। पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात कौन, श्री कृष्ण। ठीक है, तो इस तरह से बहुव्रीहि समास हो जाता है। आगे देखते हैं, वर्तिका का अर्थ है सूरवीर बहादुर। आगे देखते हैं थोड़ा सा, अच्छा ये पेज मुझे लग रहा है गड़बड़ है कुछ। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, ये क्वेश्चन 26-27, उसके बाद 28 देख लेंगे। वर्तिका का अर्थ है सूरवीर बहादुर, दीपक की बाती या सूरमा। तो सही ऑप्शन की बात कर ली जाए वर्तिका के, तो वर्तिका की अगर सही ऑप्शन की बात करी जाए तो ये आपका हो जाएगा 26 का जो वर्तिका की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका सूरवीर नहीं, बहादुर नहीं, सुरमा भी नहीं, दीपक की बाती हो जाता है। अर्थात कहीं कहीं दीपक भी लिखा रहता है तो दीपक भी हो जाएगा और दीपक की बाती भी हो जाएगी। रोशनी का विलोम शब्द है अंधेरा, चमकीला, प्रकाश, रश्मि, तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, चलते हैं मतलब कि 28 पे। तो बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभा दास, सुरती मिश्र। तो सही ऑप्शन की बात करी जाए 28 की अगर, तो वो आज आपका हो जाएगा सुरती मिश्र। ठीक है, हमने जो इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं या लेखक हैं उनके बारे में हम बात भी कर लेंगे। अशोक के फूल के रचनाकार हैं 29 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपके जो द्विवेदी साहब है वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं और भी कौन कौन सी रचना द्विवेदी साहब ने और रामचंद्र शुक्ल जी ने करी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ भी सकते हैं और ये लोग धूम मचाएंगे आज ना कल। तो द्विवेदी साहब की अगर हम बात कर लेते हैं तो द्विवेदी साहब ने सूर साहित्य, मतलब कहने का मतलब है कि इन्होंने हिंदी साहित्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जैसे कि अगर सूर साहित्य, कबीर और हिंदी साहित्य का आदिकाल, इस तरह से कुछ इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। और साहित्य का मर्म, तो इन्होंने ये व्यथा लिखी है किस प्रकार से साहित्य आगे बढ़ा है और कहाँ कहाँ इसकी क्या क्या पोजीशन रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। तो शुक्ल साहब ने जो लिखे हैं इनके भी बहुत प्रचलित हैं। तो शुक्ल साहब ने जैसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो, वो आपका हो जाता है रस मीमांसा। ये आपको पता नहीं है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। सूरदास इन्होंने ही लिखी है, भ्रमर गीत इन्होंने लिखी है। ठीक है, भ्रमर गीत सार, कादम्बनी इन्होंने ही लिखी है, कादम्बरी और रस मीमांसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रचना के रचयिता, झरना के रचयिता है, माफ़ करिए, सोहन लाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, शंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और प्रसाद जी की और मुख्य जो है बात कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा आपने क्लास 10th में ही रटा होगा, झरना, ठीक है, आंसू, लहर, कमायनी, प्रेम प्रतीक, और पत्रिकाएं भी इन्होंने संपादित की है। तो उन पत्रिकाओं का अगर नाम आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे चलते हैं, देखते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट है, मैंने ले रखा है करेंट अफेयर। और हाँ, 22 फरवरी को जो है जो KVS का करंट अफेयर का एग्ज़ाम हुआ था, किस प्रकार के उससे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके विजिट करें, या मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लेंगे। चलिए बात करते हैं, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन मैंने लिया है। 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी 2022 को 3 मिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है, तो वो एप्पल बनी है। ठीक है, आगे देखते हैं, 23 जनवरी 2022 को असम सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया, तो ये आपके रतन टाटा हैं। और ये भी बताइएगा कि जो है 2022 IPL में वीवो को हटाकर कौन सी कंपनी, या कौन सी जो है कंपनी, हाँ कंपनी कह सकते हैं ना उसको, बिल्कुल,
कि स्पॉन्सरशिप में रही है, स्पॉन्सर के लिए रही है, ठीक है। तो रतन टाटा से ही आपका बता देते हैं कि टाटा ही कंपनी जो थी वो वीवो को हटाकर इसको रखा गया है स्पॉन्सर के लिए। आगे देखिए 17 फरवरी 2022 को से तंबाकू छोड़ो ऐप किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है, तो वो किया है WHO ने। WHO का फुल फॉर्म आपको पता है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ केबीएस के एग्जाम में नहीं आ रही हैं चीज़ें, लेकिन आप मेक श्योर रहे कि हाँ आ जाएगी। जैसे NAP का फुल फॉर्म हुआ, NCF का फुल फॉर्म हुआ, तो WHO की बात कर ली जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। इसकी स्थापना कब हुई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपने जरूर पढ़ा होगा। और करंट अफेयर तो आपके सिलेबस में था। 15 मार्च 2022 को किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है किसे, तो वो है विल स्मिथ, ठीक है। अमेरिका के रहने वाले हैं विल स्मिथ, और अवार्ड पे मैंने स्पेशली वीडियोज अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो जाके देखिए, और मेक श्योर मैं इतना दावा कर सकती हूँ कि कुछ नहीं बचेगा, चाहे वो बाफ्टा अवार्ड हुआ, फीफा अवार्ड हुआ, या आपके जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हुए जिसको कमल शरत या शरत कमल अचंता जी ने जीता है, या आपके अर्जुन अवार्ड की बात करी जाए तो इसमें जैसे सीमा पूनिया हुई, आपके निखात जरीन जो हुए, तो इनके बारे में पूरी तरह से मैंने बात करी हुई है, आप जाके जरूर चेकआउट करें। और जो है बाफ्टा में फिल्म जो बेस्ट फिल्म की बात करी जाए तो ये डॉग, जैसे कि द पावर ऑफ द डॉग, या हाँ शायद द पावर ऑफ द डॉग की बात है, यही जो है फिल्म जो है बहुत अच्छी मानी गई और बाफ्टा अवार्ड से इसको पुरस्कृत किया गया। तो ये थे आज के संभावित प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेहनत करते रहिए। थैंक यू।